तो आज के इस डीप डाइव में मैं एक छोटे से उदाहरण से शुरू करती हूँ। एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। मान लीजिए दो लोग हैं और दोनों सुबह 8 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक ना जबरदस्त मेहनत करते हैं। मतलब बिल्कुल खून पसीना एक कर देते हैं। हाँ, हार्डवर्क में दोनों का लेवल बिल्कुल बराबर है, कोई कमी नहीं है। एग्जैक्टली, कोई कमी नहीं। अब इनमें से एक व्यक्ति हाईवे पर एक स्टैंडर्ड ब्रांडेड पेट्रोल पंप चलाता है और दूसरा व्यक्ति उसी हाईवे पर थोड़ी दूर एक बहुत ही मशहूर भीड़-भाड़ वाला ढाबा चलाता है। जैसे वो मुरथल के ढाबे होते हैं, राइट? राइट, बिल्कुल वैसे ही। दोनों की मेहनत बराबर है, लेकिन अगर हम इनके फाइनेंशियल रिजल्ट्स देखें, जमीन आसमान का फर्क होता है। पेट्रोल पंप ओनर कितनी भी मेहनत कर ले, उसके मार्जिन्स एकदम लॉक्ड होते हैं। सही बात है, क्योंकि उसका प्रोडक्ट एकदम स्टैंडर्ड है। हाँ, और डीलर कमीशन पर लीटर सरकार या ऑयल कंपनीज तय करती हैं, जो कि लगभग 3 से 4 रुपए पर लीटर के आसपास फिक्स्ड होता है। बिल्कुल। वो चाहकर भी अपने कस्टमर को ये नहीं कह सकता कि मैं आपको प्रीमियम या ज्यादा टेस्टी पेट्रोल दूंगी, इसलिए मुझे दुगने पैसे दो। और दूसरी तरफ वो ढाबा ओनर है। बिल्कुल, अगर उसके खाने में दम है, पनीर मक्खनी का स्वाद सबसे अलग है और एक ब्रांड नेम बन गया है, तो लोग वहाँ प्राइस पर निगोशिएट नहीं करते। वो एक रोटी के 50 रुपए भी दे देते हैं। मेहनत दोनों कर रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट सिर्फ एक ही जगह एक्सपोनेंशियली स्केल हो रहा है। और ये बहुत ही सटीक उदाहरण दिया आपने। और दरअसल ये बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया के एक सबसे बड़े मिथ को, यानी भ्रम को तोड़ता है। अक्सर लोग कहते हैं ना कि बस अपना पैशन फॉलो करो, रात दिन हार्डवर्क करो, या अपने कनेक्शंस का इस्तेमाल करो और बिजनेस ऑटोमेटिकली चल जाएगा। एग्जैक्टली। लेकिन वो लोग एक सबसे जरूरी फैक्टर को पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं, और वो फैक्टर है उस इंडस्ट्री का कोर स्ट्रक्चर। एक तरह से कहूं तो वो मैदान जिस पर खेलने उतरा जा रहा है। अगर मैदान ही खराब है तो खिलाड़ी कितना भी बेहतरीन क्यों ना हो, मैच जीतना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ये मैदान वाली बात मुझे बहुत सही लगती है। बहुत से नए एंटरप्रेन्योर्स पूरी एनर्जी और उम्मीद के साथ किसी बिजनेस में कूद पड़ते हैं, अपना सारा कैपिटल लगा देते हैं। हाँ, और 2 या 3 साल बाद उन्हें एहसास होता है कि इस इंडस्ट्री में तो प्रॉफिट कमाना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। सही में कंपटीशन इतना खतरनाक है और मार्जिन्स इतने पतले हैं कि सारी मेहनत बेकार लगने लगती है। और ऐसी स्थिति में गलती उनके हार्डवर्क की नहीं होती, बल्कि उस मैदान के चुनाव की होती है। और यही हमारी आज की इस चर्चा का मुख्य विषय है। हम आज एक ऐसे फ्रेमवर्क के बारे में बात करने वाले हैं जो किसी भी बिजनेस आइडिया के लिए एक एक्सरे मशीन की तरह काम करता है। ओह, एक्सरे मशीन, ये इंटरेस्टिंग लग रहा है। ये फ्रेमवर्क आया कहाँ से? ये फ्रेमवर्क एक्चुअली माइकल पोर्टर ने 1980 में अपनी किताब कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी में दिया था। पोर्टर उस वक्त हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में थे। आज 45 साल बीत जाने के बाद भी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां अपना स्ट्रैटेजी प्लान करने के लिए इसी का इस्तेमाल करती हैं। मतलब टाटा, रिलायंस, अमेजॉन वगैरह सभी से यूज करते हैं? बिल्कुल, एप्पल और अमेजन जैसे जायंट्स भी। पोर्टर ने एक बहुत ही सीधा सा सवाल पूछा था, ऐसा क्यों होता है कि कुछ इंडस्ट्रीज नेचुरली बहुत प्रॉफिटेबल होती हैं, जबकि कुछ इंडस्ट्रीज में सर्वाइव करना ही अपने आप में एक रोज की जंग बन जाता है। तो इसका मतलब ये है कि प्रॉफिट किसी किस्मत या सिर्फ अकेले मेहनत का खेल नहीं है, बल्कि इंडस्ट्री के स्ट्रक्चर में पहले से ही लिखा होता है। सही पकड़ा। अगर बड़े कॉर्पोरेट जायंट्स इस 45 साल पुराने एक्सरे मशीन का यूज कर रहे हैं, तो इसके पीछे कोई बहुत ठोस लॉजिक होगा। आखिर इस एक्सरे में दिखता क्या है? इस एक्सरे में 5 ऐसी ताकतें या फोर्सेस दिखती हैं जो किसी भी इंडस्ट्री के प्रॉफिट को कंट्रोल करती हैं। पोर्टर ने इन्हें 5 फोर्सेस का नाम दिया था। ओके, 5 फोर्सेस। हाँ, अगर किसी इंडस्ट्री में ये 5 फोर्सेस बहुत ताकतवर हैं, तो वो मिलकर उस इंडस्ट्री का सारा प्रॉफिट निचोड़ लेती हैं। फिर वहां चाहे कितनी भी मेहनत कर ली जाए, बड़ा पैसा नहीं बनता। और अगर ये फोर्सेस कमजोर हों तो वो इंडस्ट्री एक बहुत ही उपजाऊ जमीन बन जाती है जहां आराम से सस्टेनेबल पैसा कमाया जा सकता है। हमारा मकसद आज इन्हीं फोर्सेस को समझना है, ताकि कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले ये मेजर किया जा सके कि वो आइडिया एक गारंटी वाला स्ट्रगल बनने वाला है या फिर उसमें सच में आगे बढ़ने का दम है। ये अप्रोच बहुत प्रैक्टिकल लगती है मुझे। बिना सोचे समझे पानी में कूदने से बेहतर है पहले गहराई नाप ली जाए। तो चलिए इस मैदान को टेस्ट करना शुरू करते हैं। सबसे पहला डर या सबसे पहली रुकावट कहाँ से आती है? सबसे पहला डर आसपास के लोगों से आता है।
जिसे हम टेक्निकली नए लोगों आने का डर या थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस कह सकते हैं। अगर किसी इंडस्ट्री में घुसना बहुत आसान है तो आपका प्रॉफिट हमेशा खतरे में रहेगा। इसको थोड़ा एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे? जरूर। एक सिंपल उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी ने अपने मोहल्ले में एक बहुत अच्छी लोकल बेकरी शुरू की। पहले महीने में ही उनका प्रोडक्ट हिट हो गया और उन्होंने सारे खर्चे निकालकर 30,000 रुपए का शुद्ध मुनाफा कमाया। वाओ, सुनने में तो ये एक परफेक्ट सक्सेस स्टोरी लग रही है। पहले महीने में ही प्रॉफिटेबल होना बहुत कम बिजनेसेस में देखा जाता है। लेकिन ये सक्सेस बहुत छोटी लाइफ लेकर आती है। इसके मैकेनिज्म को देखिए। जो आसपास के 4 लोगों ने देखा कि इस बेकरी वाले ने एक छोटी सी दुकान और एक अवन लगाकर महीने के 30,000 कमाने शुरू कर दिए हैं, तो क्या होगा? तो ऑब्वियसली बाकी लोग भी वही करना चाहेंगे। एग्जैक्टली। क्योंकि बेकरी खोलने के लिए कोई बहुत बड़ा कैपिटल नहीं चाहिए। शायद 50,000 या 1 लाख रुपए में सेटअप हो जाता है और ना ही कोई बहुत स्पेशलाइज्ड इंजीनियरिंग डिग्री चाहिए। तो इस बिजनेस को कॉपी करना बेहद आसान है। राइट। तो अगले कुछ महीनों में और बेकरीज खुल जाएंगी। अगले 1 साल के अंदर उसी आसपास के एरिया में 5 और बेकरीज खुल जाएंगी। अब डिमांड तो उतनी ही है, पर सप्लाई बढ़ गई, कस्टमर्स डिवाइड हो जाएंगे। फिर शुरू होगी प्राइस वॉर। प्राइस वॉर, सही बात है। एक बेकरी ब्रेड 40 में देगी तो दूसरी 35 में। हाँ। और देखते ही देखते पहले वाले का 30,000 का प्रॉफिट गिरकर शायद 8,000 रुपए पर आ जाएगा। मतलब जिस चीज ने उन्हें शुरू में मदद की थी कि बिजनेस स्टार्ट करना आसान था, वही आसान एंट्री उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। सही कहा। किसी भी बिजनेस को लंबे समय तक जिंदा रखने के लिए उस इंडस्ट्री के आसपास रुकावटें या एंट्री बैरियर्स होना बहुत जरूरी है। ये वो दीवारें हैं जो डायरेक्ट कॉपीकैट्स को बाहर रखती हैं। और ये बैरियर्स किस तरह के होते हैं? उदाहरण के तौर पर कैपिटल एक बहुत बड़ा बैरियर होता है। अगर आप एक बड़ी डेयरी प्रोसेसिंग प्लांट लगाना चाहते हैं, जैसे अमूल या मदर डेयरी का सेटअप होता है, तो उसमें शुरुआती कैपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर करोड़ों रुपए का होता है। हाँ, कोल्ड स्टोरेज वगैरह बनाना पड़ता होगा। बिल्कुल। बड़ी बड़ी कोल्ड स्टोरेज चेन, पैस्चराइजेशन यूनिट्स और पूरा सप्लाई नेटवर्क, ये करोड़ों का खर्चा नेचुरली 99% लोगों को उस बिजनेस में आने से रोक देता है। तो पैसा एक दीवार बन गया जी। और क्या बैरियर्स हो सकते हैं? एक और बैरियर होता है स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट लाइसेंसिंग। अगर किसी को लिकर डिस्ट्रीब्यूशन या मेडिकल फार्मेसी खोलनी है तो उसके परमिट्स मिलने में बहुत लंबा समय लगता है और रूल्स बहुत सख्त होते हैं। लेकिन एक बार क्लियरेंस मिल गया तो आप सेफ हैं। हाँ, एक बार आप अंदर आ गए तो वही सख्त रूल्स आपको नए कॉम्पिटिटर्स से बचाते हैं। यहाँ पर मुझे ना एक सवाल उठना लाजमी लगता है। अगर बैरियर्स का मतलब सिर्फ करोड़ों रुपए या सरकारी लाइसेंस है, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि जिसके पास शुरू में बड़ा पैसा या सरकारी पहुंच नहीं है, वो नेचुरली डेंजर में है? बिना पैसे के तो दीवार बन ही नहीं सकती। ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है, इसलिए इसको डीपली क्लियर करना जरूरी है। कैपिटल सिर्फ एक तरीके का बैरियर है। ऐसे कई नॉन फाइनेंशियल बैरियर्स हैं जो पैसे से भी ज्यादा मजबूत दीवार बनाते हैं। जैसे कि सबसे बड़ा उदाहरण है कस्टमर का भरोसा, यानी ट्रस्ट। मान लीजिए एक लोकल स्पेशलाइज्ड मैकेनिक है या एक बहुत ही रिलायबल चाइल्ड केयर सर्विस है। उन्होंने पिछले 5 साल में अपने एरिया में जो भरोसा बनाया है ना, कोई नया अमीर कॉम्पिटिटर आकर उस भरोसे को करोड़ों रुपए फेंककर एक दिन में नहीं खरीद सकता। ओह वाओ, ये तो बहुत पावरफुल पॉइंट है। ट्रस्ट एक इनविजिबल बैरियर है। बिल्कुल। इसके अलावा एक्सपीरियंस और रिलेशनशिप से आने वाला कॉस्ट एडवांटेज भी एक सॉलिड बैरियर है। एक पुराने बिजनेस ने सालों लगाकर अपने लोकल सप्लायर्स के साथ बल्क डील्स और क्रेडिट टर्म्स सेट किए होते हैं। तो एक नया कॉम्पिटिटर पहले दिन वो सस्ते रॉ मटेरियल के रेट्स मैच ही नहीं कर पाएगा। एग्जैक्टली। तो ट्रस्ट, स्पेशलाइज्ड नॉलेज और पुराने रिलेशनशिप्स भी उतने ही ताकतवर बैरियर्स हैं जितना कि पैसा। ये पॉइंट बहुत क्लियर हो गया। दीवार बनानी है, चाहे पैसे से या भरोसे से। पर मान लीजिए किसी ने ये मजबूत दीवार बना भी ली, डायरेक्ट कॉपीकैट्स को बाहर रोक दिया, लेकिन खतरा सिर्फ उनसे तो नहीं होता जो दीवार के उस पार खड़े हैं। हाँ, वही। कई बार कोई ऐसा तरीका निकल आता है जो उस दीवार को पूरी तरह से बाईपास ही कर दे। बिल्कुल सही। और ये पॉइंट हमें पोर्टर के दूसरे प्रिंसिपल की तरफ ले जाता है, द थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। यानी कि क्या मेरी जगह कोई और बिल्कुल अलग चीज ले सकती है? ये बिजनेस की दुनिया का सबसे इनविजिबल यानी अदृश्य दुश्मन होता है। लोग इस पे ध्यान ही नहीं देते।
मैं चाहूंगी कि हम इस अदृश्य दुश्मन के कॉन्सेप्ट को ना थोड़ा और खोलें। एक सब्स्टिट्यूट और एक नॉर्मल कॉम्पिटिटर में एग्जैक्टली क्या फर्क होता है? देखिए, एक कॉम्पिटिटर बिल्कुल आपके जैसा दिखता है, जैसे एक कोचिंग सेंटर के सामने खुला दूसरा कोचिंग सेंटर। लेकिन एक सब्स्टिट्यूट बिल्कुल ही अलग फॉर्मेट होता है, जो कस्टमर के लिए एग्जैक्टली वही काम करता है, पर आमतौर पर ज्यादा सस्ते, तेज या कन्वीनियंट तरीके से। कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल है इसका? भारत के मार्केट का एक बहुत क्लासिक एग्जाम्पल लेते हैं। 2005 से लेकर 2015 के बीच एक साइबर कैफे या इंटरनेट कैफे खोलना एक बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल माना जाता था। हाँ, मैंने भी देखे हैं वो कैफेज। एक साइबर कैफे का मालिक रोज सुबह उठकर अपने सामने वाले कैफे को मॉनिटर करता था कि उसने नए कंप्यूटर्स लगाए हैं क्या, या उसने अपना आवरली रेट 30 रुपए से घटाकर 20 रुपए तो नहीं कर दिया। हाँ, उन्हें लगता होगा कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन वही रोड क्रॉस करके बैठा है। लेकिन उनकी असली तबाही उस सड़क के पार से नहीं आई, वो आई आसमान से, वायरलेस सिग्नल्स के रूप में। 2016 में रिलायंस जियो ने मार्केट में एंट्री ली। ओह, जियो, बिल्कुल। जियो ने आकर इंटरनेट कैफे नहीं खोले, उन्होंने एक सब्स्टिट्यूट दिया, यानी सस्ता मोबाइल डेटा। जहां साइबर कैफे वाले 1 GB डेटा का इनडायरेक्टली महंगा चार्ज करते थे, जियो ने डेटा प्राइसेस को लगभग 0 पर लाके खड़ा कर दिया। ये एक नया कैफे नहीं था, ये एक ऐसा सब्स्टिट्यूट था जिसने लोगों को अपने बिस्तर पर लेटकर इंटरनेट चलाने की आजादी दी। एग्जैक्टली। और देखते ही देखते सारा इंटरनेट कैफे इंडस्ट्री पूरी तरह वाइप आउट हो गया। कैफे ओनर्स ने दीवारें दूसरे कैफेज के खिलाफ बनाई थी, पर वो भूल गए कि कस्टमर को उनकी दुकान की नहीं बल्कि इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत थी। ये सच में ध्यान देने वाली बात है। हम हमेशा उन्हीं चीजों से लड़ते हैं जो हमारे जैसी दिखती हैं। आजकल तो ये हर इंडस्ट्री में हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। अगर हम लोकल टेलर्स की बात करें तो एक दर्जी जो एक शर्ट सीने के 600 रुपए लेता है, उसका असली दुश्मन दूसरा दर्जी नहीं है, उसका असली सब्स्टिट्यूट ई-कॉमर्स एप्स हैं। मीशो और अमेज़न जैसे। हाँ, मीशो और अमेज़न जैसी ऐप्स पर आजकल 300 रुपए में रेडीमेड फैक्ट्री स्टिच्ड शर्ट्स मिल जाती हैं। या फिर ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स को ही देख लीजिए। एक फिजिकल क्लासरूम का सबसे बड़ा खतरा दूसरा क्लासरूम नहीं है, बल्कि यूट्यूब पर अवेलेबल फ्री एजुकेशनल कंटेंट या अनअकैडमी जैसा 500 रुपए का डिजिटल सब्सक्रिप्शन है। सही पकड़ा आपने। मुझे यहाँ एक पैटर्न दिख रहा है। ये पावरफुल सब्स्टिट्यूट्स सिर्फ कस्टमर्स नहीं चुराते, बल्कि ये आपके प्राइसिंग पर एक बहुत ही स्ट्रिक्ट सीलिंग यानी एक लिमिट लगा देते हैं। बिल्कुल। अगर वो दर्जी अपनी सिलाई 600 से बढ़ाकर 700 करना चाहे क्योंकि उसकी दुकान का रेंट बढ़ गया है, तो कस्टमर उससे बहस नहीं करेगा। वो चुपचाप अपना फोन निकालेगा और ऐप से सस्ती शर्ट ऑर्डर कर लेगा। आप फंस चुके हैं। इसको टेक्निकल भाषा में कैपिंग द इंडस्ट्री प्रॉफिट कहते हैं। सब्स्टिट्यूट्स आपके प्रॉफिट मार्जिन पर एक अदृश्य धक्कन लगा देते हैं। आप चाहकर भी अपना दाम एक लिमिट से ऊपर नहीं ले जा सकते, क्योंकि कस्टमर के पास एक बिल्कुल अलग और सस्ता विकल्प मौजूद है। तो बेसिकली बाहर के बाउंड्रीज इन चीजों से सेट होती हैं। इसलिए बिजनेस इवैल्यूएट करते वक्त हमेशा ये सोचना चाहिए कि क्या अगले 5 साल में कोई ऐसी नई टेक्नोलॉजी या अलग फॉर्मेट आ सकता है जो मेरे इस प्रोडक्ट को पूरी तरह बेकार कर दे। तो नए लोग और नई टेक्नोलॉजी, ये दोनों तो मार्केट की बाहरी बाउंड्रीज तय करते हैं। इनसे तो हमने अपनी दुकान बचा ली, पर अब थोड़ा दुकान के अंदर चलते हैं। जो लोग रोज हमारे पास आते हैं और जिनसे हमारा सीधा लेन देन होता है। सबसे पहले उन लोगों की बात करते हैं जो अपना बटुआ खोलकर हमें कैश देते हैं, यानी हमारे कस्टमर्स। और यहाँ आता है पोर्टर का तीसरा सिद्धांत, द बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स। आसान शब्दों में, बायर या कस्टमर के पास आपको दबाने की कितनी ताकत है। मतलब कस्टमर कंट्रोल कर रहा है या हम? हाँ, क्या आपका बिजनेस अपने प्रोडक्ट का दाम खुद तय करता है या फिर कस्टमर अपनी शर्तों पर आपसे माल खरीदता है? मुझे लगता है शुरुआत में जब कोई बिजनेस स्टार्ट करता है ना, तो उसके दिमाग में बस एक ही चीज होती है कि मुझे कस्टमर्स चाहिए, चाहे कोई भी हो। वो लोग इस ताकत के बैलेंस या पावर डायनामिक के बारे में सोचते ही नहीं है, और शायद यही गलती आगे चलकर उन्हें फंसा देती है। ये एक बहुत ही खतरनाक गलती है। इस मैकेनिज्म को समझने के लिए एक एक्सट्रीम पावर इम्बैलेंस का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक पैकेजिंग फैक्ट्री है जो कार्डबोर्ड के बॉक्सेस बनाती हैं। ओके। उस फैक्ट्री का 95% बिजनेस सिर्फ एक अकेले बड़े FMCG क्लाइंट जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर या ITC से आता है। अब सोचकर देखिए, इस रिलेशनशिप में कंट्रोल किसके हाथ में है? बिल्कुल उस FMCG कंपनी के हाथ में।
फैक्ट्री ओनर तो बस उनके ऑर्डर्स के आगे झुका हुआ है। सही कहा। यहाँ बायर के पास एब्सोल्यूट पावर है। बड़ी एफएमसीजी कंपनीज के पास हजारों वेंडर्स होते हैं और उनकी पेमेंट टर्म्स बहुत स्ट्रिक्ट होती हैं। अक्सर 90 दिन का क्रेडिट पीरियड। बाप रे, 3 महीने तक पेमेंट लटकी रहेगी। हाँ, और अगर कल को वो एफएमसीजी जायंट उस फैक्ट्री ओनर को ईमेल करता है कि अगले महीने से हम हर डब्बे पर 10% कम रेट देंगे, तो फैक्ट्री ओनर को वो शर्त माननी पड़ेगी। उसका मार्जिन 5% से गिरकर शायद लॉस में चला जाए, पर उसके पास कोई लेवरेज नहीं है। क्योंकि अगर उसने मना किया तो वो एक अकेला क्लाइंट किसी और वेंडर के पास चला जाएगा और फैक्ट्री अगले दिन बंद हो जाएगी। ऐसा ही हाल होलसेल मार्केट्स में होता है। अगर आप किसी ऐसी मंडी में जाते हैं जहां 20 अलग अलग दुकानें एक ही ग्रेड का गेहूं बेच रही हैं, तो बायर आसानी से एक दुकान से दूसरी दुकान पर जाकर भावताव करेगा और प्राइस को सबसे निचले स्तर पर ले आएगा। क्योंकि वहाँ डिफरेंशिएशन जीरो है, सबका प्रोडक्ट बिल्कुल सेम है, तो आखिरी हथियार सिर्फ प्राइस रह जाता है। अगर ऐसी बात है तो इस ताकत के खेल को पलटा कैसे जाए? ऐसा क्या किया जाए कि बायर के पास भावताव करने की ताकत ना बचे? इसका सबसे असरदार इलाज ये है कि एक ऐसी सिचुएशन बनाई जाए जहां कस्टमर को आपकी ज्यादा जरूरत हो मुकाबले आपको उनकी। हल्दीराम्स का उदाहरण सबसे फिटिंग है। ओ, हल्दीराम्स। जब दिवाली के वक्त लोग हल्दीराम्स में काजू कतली या रसगुल्ले लेने जाते हैं, तो क्या आपने कभी किसी को काउंटर पर खड़े होकर 50 रुपए कम करने के लिए बहस करते देखा है? नहीं, लोग चुपचाप पूरा बिल भरते हैं। वहाँ फिक्स्ड प्राइस का टैग लोगों को बिल्कुल एक्सेप्टेबल लगता है। क्योंकि उस ब्रांड ने एक ऐसी आइडेंटिटी और ट्रस्ट बना लिया है जो कस्टमर को यूनिक लगता है। वह हाइजीन और स्वाद का भरोसा है, इसलिए बायर पावर वहां लगभग जीरो हो जाती है। ये तो सर्विस इंडस्ट्री पर भी लागू होता होगा ना? बिल्कुल होता है। एक हाईली स्पेशलाइज्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट या एक टॉप लेवल आर्किटेक्ट कभी भी अपने क्लाइंट्स को 50% डिस्काउंट नहीं देता। उसका स्किल सेट इतना रेयर है और उसकी क्लाइंट लिस्ट इतनी लंबी होती है कि अगर एक क्लाइंट नखरे करके चला भी जाए तो बाहर 5 और लोग लाइन में खड़े होते हैं। मुझे ये कॉन्सेप्ट ना इस तरह समझ आ रहा है कि ये बेसिकली एक हॉस्टेज सिचुएशन वर्सेस फैन क्लब का खेल है। क्या बात है, बढ़िया एनालॉजी है ना? अगर आपका एक ही बड़ा क्लाइंट है या आप कोई ऐसी चीज बेच रहे हैं जो हर नुक्कड़ पर मिलती है, तो आप अपने बायर के हॉस्टेज यानी बंधक बन चुके हैं। वो आपकी लाइफ कंट्रोल करते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक लॉयल वाइडली स्प्रेड कस्टमर बेस है जो सिर्फ आपके यूनिक प्रोडक्ट के लिए आता है, तो आपका एक फैन क्लब है। और फैन क्लब्स कभी प्राइस पर हैगल नहीं करते। बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने इसको समराइज किया। किसी भी एंटरप्रेन्योर का लक्ष्य एक फैन क्लब बनाना होना चाहिए, ना कि हॉस्टेज नेगोशिएशन में फंसना। पर अब चलिए इस सिक्के के दूसरे पहलू को देखते हैं। अगर बायर्स आपको कैश दे रहे हैं तो कोई तो होगा जो आपको रॉ मटेरियल या कच्चा माल दे रहा है। सही बात है, जहां से हम अपना सामान खरीद रहे हैं, जिसे हम सप्लाई चेन कहते हैं। और यही पोर्टर का चौथा रूल है, द बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स। यानी सप्लायर कितना कंट्रोल करता है। ज्यादातर बिजनेसेस अपना सारा वक्त और एनर्जी सिर्फ कस्टमर्स लाने में लगा देते हैं। वो इस बात को पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं कि वो अपने कच्चे माल के लिए किस पर और कितना डिपेंड करते हैं। इस डिपेंडेंसी का कोई ठोस प्रैक्टिकल उदाहरण है जहां पूरी इंडस्ट्री बुरी तरह फंसी हो? सबसे बड़ा और इमीडिएट उदाहरण हमारी इंडियन फार्मा इंडस्ट्री का कोविड के दौरान का संकट है। कोविड के टाइम वाला? हाँ, भारत दुनिया भर को दवाइयां एक्सपोर्ट करता है। ये एक $multi-billion इंडस्ट्री है। पर एक दवाई को बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है API, यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। जैसे पैरासिटामोल की दवाई में जो केमिकल एक्चुअली आपका बुखार ठीक करता है। ठीक है। कोविड से पहले भारत के ज्यादातर फार्मा मैन्युफैक्चरर्स अपने 70% APIs के लिए सिर्फ चाइना पर निर्भर थे, क्योंकि चाइना से बल्क में API बहुत सस्ता और फास्ट आता था। उन्होंने अपनी पूरी सप्लाई चेन उसी एक सस्ते सोर्स के आसपास बिल्ड कर ली थी। कागज पर तो ये बिल्कुल स्मार्ट बिजनेस स्ट्रैटेजी लगती है। अपना कॉस्ट कम रखना कौन नहीं चाहता? लेकिन जब ग्लोबल क्राइसिस हिट हुआ तो इस स्ट्रैटेजी की असली कीमत चुकानी पड़ी। जब अर्ली 2020 में चाइना ने अपने बॉर्डर्स और एक्सपोर्ट्स बंद किए, तो भारत के फार्मा मैन्युफैक्चरर्स के पास दवाई बनाने का कच्चा माल आना ही बंद हो गया। पूरा मैन्युफैक्चरिंग इंजन रुक गया होगा। बिल्कुल रुक गया। मार्केट में जो थोड़ा बहुत रॉ मटेरियल बचा था, उसके दाम हफ्तों के अंदर 20 से 50% तक बढ़ गए। इन कंपनीज के मार्जिन्स पूरी तरह क्रश हो गए, क्योंकि उनके पास कोई ऑल्टरनेट सोर्स रेडी नहीं था। ओह, दिस इज बैड। अब यहाँ मैकेनिज्म को समझिए। फार्मा इंडस्ट्री में आप रातों रात अपना API सप्लायर चेंज नहीं कर सकते।
एक नए सप्लायर से कच्चा माल लेने के लिए महीनों तक स्टेबिलिटी टेस्टिंग करनी पड़ती है और CDSCO या USFDA जैसे रेगुलेटरी बॉडीज से अप्रूवल लेना पड़ता है, जिसमें आराम से 6 से 12 महीने लग जाते हैं। यानी सप्लायर आपको एक बार फंसा ले तो निकलने में सालों लग जाते हैं। सही बात। दूसरी तरफ जिन स्मार्ट कंपनीज ने थोड़ा ज्यादा पैसा खर्च करके पहले से ही लोकल इंडियन सप्लायर्स के साथ बैकअप कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए थे, वो इस संकट में आराम से सर्वाइव कर गए। इससे एक बहुत गहरा सवाल उठता है मेरे दिमाग में। जब कोई नया एंटरप्रेन्योर अपना रॉ मटेरियल सोर्स करने जाता है तो उसे हमेशा वही सप्लायर सबसे अच्छा लगता है जो सबसे सस्ता रेट देता हो। वो उसे अपना बेस्ट फ्रेंड मान लेता है। पर क्या उस एक सस्ते सप्लायर पर पूरी तरह निर्भर होना अपने आप में एक छुपा हुआ जाल है? ये बिल्कुल एक जाल है। डिपेंडेंसी हमेशा आपको वल्नरेबल बनाती है। अगर आप अपने किसी एक नज़दीकी सप्लायर पर 100% डिपेंड करते हैं और कल को आपका बिजनेस तेजी से चलने लगता है, तो वो सप्लायर बेवकूफ़ नहीं है। वो तो समझ जाएगा कि हम उस पर डिपेंडेंट हैं। हाँ, वो देखेगा कि आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है और आपके पास रॉ मटेरियल के लिए उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। वो अगले महीने अपने दाम बढ़ा देगा और आपका सारा एक्स्ट्रा मार्जिन खुद एब्जॉर्ब कर लेगा। वाह! इसलिए मैदान चुनने से पहले ये देखिए कि क्या उस इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल देने वाले बहुत सारे लोग हैं। क्या एक सप्लायर छोड़कर दूसरे के पास जाना आसान और सस्ता है? अगर इन सवालों का जवाब नहीं है, तो उस इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर फाउंडेशन लेवल पर ही खराब है। कमाल है। तो हमने बारी दीवारें देख ली, यानी नए एंट्रेंस और सब्स्टिट्यूट्स का डर। हमने कैश का आना और माल का आना देख लिया, यानी बायर्स और सप्लायर्स की ताकत। अब आखिर में हम मैदान के बिल्कुल बीचों बीच खड़े हैं, जहां एक्चुअल खून खराबा चल रहा है। ठीक कहा। और ये है आखिरी फोर्स, राइवलरी अमंग एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स। पहले से मौजूद लोगों के बीच की लड़ाई। ये वही दिल्ली का ब्लड बाथ है जो हमें अपनी आंखों से मार्केट में दिखता है। ज्यादातर लोग बिजनेस स्टार्ट करते वक्त ना बस यही एक चीज देखते हैं। वो देखते हैं कि अरे यार, इस मार्केट में तो पहले से 10 लोग काम करें, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। लेकिन पॉटर कहते हैं कि हमें इससे और गहराई से देखना चाहिए। ऐसा क्यों होता है कि कुछ मार्केट्स बिल्कुल शांत होते हैं, जहां 5 कॉम्पिटिटर्स मिलजुल कर आराम से अपना अपना पैसा कमाते हैं, जबकि कुछ मार्केट्स पूरी तरह टॉक्सिक वॉर जोन बन जाते हैं, जहां लोग एक दूसरे को काटने को दौड़ते हैं? पॉटर ने ये बहुत एक्सप्लिसिटली समझाया था कि कंपटीशन सिर्फ इसलिए टॉक्सिक नहीं होता क्योंकि मार्केट में कुछ अग्रेसिव लोग हैं। ये टॉक्सिक इसलिए होता है क्योंकि इंडस्ट्री का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर उन्हें ऐसा करने पर मजबूर कर देता है। तो इस जहरीले कंपटीशन या राइवली को ड्राइव कौन करता है? इसके पीछे के मैकेनिज्म्स क्या हैं? इसके 3 मेन स्ट्रक्चरल ड्राइवर्स होते हैं। पहला है स्टैग्नेंट मार्केट, यानी एक ऐसी मार्केट जो और बढ़ नहीं रही है। अगर टोटल कस्टमर्स फिक्स्ड हैं और मार्केट पाई का साइज बढ़ा नहीं हो रहा, तो एक बिजनेस को ग्रो करने के लिए किसी दूसरे बिजनेस का कस्टमर छीनना ही पड़ेगा। ये एक जीरो सम गेम बन जाता है। दूसरा ड्राइवर क्या है? दूसरा सबसे खतरनाक ड्राइवर है हाई फिक्स्ड कॉस्ट्स, यानी दुकान का भारी किराया, EMI और मशीन्स का खर्चा, जो चाहे दुकान चले या ना चले देना ही पड़ेगा। एग्जैक्टली। जब फिक्स्ड कॉस्ट बहुत ज्यादा होते हैं तो एक बिजनेस अपनी इन्वेंट्री को खाली पड़ने नहीं दे सकता। उन्हें अपनी EMI निकालने के लिए वॉल्यूम मूव करना ही होता है। ऐसे में वो अपने कॉम्पिटिटर को हराने के लिए कॉस्ट टू कॉस्ट या फिर लॉस में भी माल बेचने लगते हैं। इससे एक डिस्ट्रक्टिव प्राइस वॉर शुरू हो जाती है जो सबको डुबो देती है। और तीसरा ड्राइवर? वो है कमोडिटाइज्ड प्रोडक्ट्स। जब मार्केट में मौजूद सभी लोगों का प्रोडक्ट एक जैसा ही दिखता है तो लड़ने के लिए आखिरी हथियार सिर्फ प्राइस रह जाता है। इसका न एक बिल्कुल क्लियर इंडियन उदाहरण मुझे 2000s के शुरुआती दौर के केबल टीवी ऑपरेटर्स का लगता है। हाँ, बिल्कुल सही याद दिलाया आपने। हर मोहल्ले में उस वक्त 2 या 3 केबल ऑपरेटर्स होते थे। उनका प्रोडक्ट बिल्कुल सेम था, मतलब स्टार प्लस या सोनी चैनल दोनों के टीवी पर एक जैसा ही दिखता था। उन्होंने कोएक्सियल केबल्स बिछाने में पहले ही लाखों रुपए का फिक्स्ड कॉस्ट लगा दिया था। अब नया कनेक्शन जोड़ने का कॉस्ट लगभग 0 था। और हर मोहल्ले में घरों की गिनती तो लिमिटेड ही थी, तो मार्केट नेचुरली स्टैग्नेंट थी। तब क्या हुआ? प्राइस वॉर्स इतनी खतरनाक हुई कि ऑपरेटर्स ने मंथली रेंट 100 रुपए से भी नीचे गिरा दिया। यहाँ तक कि लोग रात के अंधेरे में खंभों पर चढ़कर एक दूसरे की तारें काटने लगे। वायर्स लिटरली काट देते थे। प्रॉफिट किसी का नहीं बचा। सब बस फिक्स कॉस्ट निकालने के चक्कर में आपस में लड़कर खत्म हो रहे थे। सही बात है। और मजे की बात देखिए,
इस लड़ाई से उन्हें किसी कंपटीशन ने नहीं बल्कि एक सब्स्टिट्यूट ने आकर बचाया, यानी DTH, डायरेक्ट टू होम डिश एंटेना, आए और उन्होंने पूरा फ्रेमवर्क ही बदल दिया। यही बात मैं समझाना चाहता हूँ। जो मोहल्ले की लड़ाई थी, जो वायर्स काटने का काम था, वो राइवलरी है। वो सबसे ज्यादा विजिबली दिखती है। पर जो चीज नहीं दिखती वो है उस इंडस्ट्री के स्ट्रक्चरल फ्लॉज, जैसे जीरो डिफरेंशिएशन, ह्यूज फिक्स्ड कॉस्ट्स और ग्रोथ का ना होना। राइवलरी बस इन्हीं बीमारियों का एक सिम्टम है। तो आज हमने किसी भी बिजनेस को मेजर करने के लिए जो ये एक्सरे तैयार किया है, उसको आखिरी में एक साथ कैसे देखा जाए, इस सब से हमें एक्चुअली क्या सीख सकते हैं? सबका सार ये है कि अगर किसी भी बिजनेस आइडिया में ये 5 फोर्सेस ताकतवर हैं, यानी नए लोगों का आना आसान है, मार्केट में नई टेक्नोलॉजी वाले सब्स्टिट्यूट्स आसानी से मिल रहे हैं, बायर्स की गिनती कम और डिमांड ज्यादा पावरफुल है, सप्लायर्स गिने चुने और उनका मोनोपोली है, और कंपटीशन में लोग आपस में लॉस पर माल बेचने को तैयार हैं, तो वहां पैसा नहीं बनेगा। बिल्कुल। तो वहां चाहे कोई कितनी भी जी जान से मेहनत कर ले, बड़ा और सस्टेनेबल प्रॉफिट नहीं बन सकता। पर अगर आपने एक ऐसी इंडस्ट्री ढूंढ ली जहां ये पांचों फोर्सेस कमजोर हैं, जहां एंट्री मुश्किल है, सब्स्टिट्यूट नहीं है और बायर्स सप्लायर्स बैलेंस्ड हैं, तो वहां आपकी मेहनत एक्सपोनेंशियली स्केल होगी। इसलिए जरूरी है कि नया बिजनेस शुरू करने से पहले सिर्फ इमोशंस या जोश में आकर फैसले ना किए जाएं। जो लोग सच में एक प्रॉफिटेबल बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, उन्हें एक होमवर्क करना चाहिए। एक पीस ऑफ पेपर लेकर अपने आइडिया को इन 5 सवालों पर टेस्ट जरूर करना चाहिए। हाँ, ये एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। क्या मेरी दीवार मजबूत है? मेरा सप्लायर मुझे दबा तो नहीं रहा? क्या मेरा कस्टमर मेरा फैन है या मैं उसका हॉस्टेज हूँ? क्योंकि बिजनेस में ज्यादातर फेलियर मेहनत की कमी से नहीं होता, बल्कि एक ऐसे मैदान को चुनने से होता है जहां जीतना प्रैक्टिकली और स्ट्रक्चरली शुरू से ही नामुमकिन था। बिल्कुल, मैदान सही चुनना आधी जीत के बराबर है। लेकिन चर्चा को खत्म करने से पहले एक आखिरी थॉट पर जोर देना चाहूंगा मैं। हाँ, बताइए। मान लीजिए आपने होमवर्क किया और एक बेहतरीन मैदान ढूंढ भी लिया जहां ये 5 फोर्सेस आपके हक में हैं। वहां पर आगे क्या? वहां पर आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप अपनी जगह बनाएंगे कैसे। वो कैसे होगा? माइकल पोर्टर अपनी किताब में बताते हैं कि एक अच्छी इंडस्ट्री में घुसने के बाद जीतने के सिर्फ 3 रास्ते होते हैं: कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन या फोकस। ओके। या तो आप पूरे मार्केट में सबसे सस्ते और एफिशिएंट बनिए, या फिर आपका प्रोडक्ट इतना अलग हो कि उसकी प्रीमियम वैल्यू बन जाए, या फिर किसी एक छोटी सी नीश ऑडियंस पर इतना सॉलिड फोकस रखिए कि कोई बड़ा प्लेयर आपको छू ना सके। ये सच में ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि हाईवे पर वो बेस्ट और प्रॉफिटेबल ढाबा खोलने के बाद भी अंदर किचन में क्या पक रहा है और किस तरीके से सर्व हो रहा है, वही तय करेगा कि हाईवे ट्रैफिक रुकेगा या चलता बनेगा। सही बात। और उसके नियम समझना सबसे बड़ा बिजनेस एडवांटेज है। उम्मीद है इस विश्लेषण ने बिजनेस के स्ट्रक्चरल लॉजिक को समझने में एक नई दिशा दी होगी। आगे भी ऐसे ही डीपली रिसर्च विषयों पर चर्चा होती रहेगी।